हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम देखने वाले हैं अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। हालांकि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, किंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि को बहुत ही आसानी से याद कराने का हम प्रयत्न करते हैं कि इसमें अंतर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको याद कराने का प्रयत्न करेंगे। हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है किंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप इसके पहले वीडियो में, जो कि हमारा इसके पहले वीडियो जो आया था, उसे देखे होंगे तो ये थोड़ी आसानी होगी आपको याद करने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमने लिखा है कि भैया अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। ठीक है, यहाँ पे हमने हेडिंग दे दी है। उसके बाद लिखे हैं अभिक्रिया की कोटि की इस साइड, ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता, और उसके बाद इस साइड लिखे हैं अभिक्रिया की कोटि। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे पॉइंट दिए हैं कि जो ये होते हैं अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता होते हैं कि यह एक सैद्धांतिक मान होता है जिसे अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये होते हैं जो कि क्या लिखे हैं अभिक्रिया की आणविकता। परंतु इसमें क्या होते हैं भैया, अभिक्रिया की कोटि में यह एक प्रायोगिक मान होते हैं जिसे जिसे वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या है कि ये जो होते हैं ये सैद्धांतिक मान होते हैं। आप इस प्रकार से लिख दीजिए, जैसे यह एक टॉपिक लिखिए, यह सैद्धांतिक मान होते हैं। फिर दूसरे में लिख दीजिए जिसे अभिक्रिया के आधार के पर ज्ञात किया जा सकता है। 2 पॉइंट ऐसे आप कुछ बढ़ा सकते हैं, जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद इसमें भी आप लिख सकते हैं जैसे यह है प्रायोगिक मान होते हैं, पहला ऐसे लिख देंगे। उसके बाद दूसरा लिखेंगे वेग समीकरण। ठीक है, वेग समीकरण में अभिकारकों की जो सांद्रताएं हैं उनके घात के योग द्वारा इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, या फिर ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा हमारा है कि इसका मान शून्य नहीं हो सकता, जो कि अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, सॉरी, अभिक्रिया की आणविकता है। इसका मान देखिए यहाँ पे लिखे है ना, इसका मान शून्य नहीं हो सकता, इसका मान शून्य नहीं हो सकता। और इसमें क्या लिखे हैं भैया, इसका मान शून्य हो सकता है। अभिक्रिया की कोटि में इसका मान शून्य हो सकता है, परंतु अभिक्रिया की आणविकता में इसका मान शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यह दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और देखिए, इसे चाहे तो 1 2 यहाँ पे देखिए 2 बना सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट हो जाएगा, परंतु हमने यहाँ पे 2 ही पॉइंट लिखे हैं। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2, तो हमारा 1 2 3 पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्या है भैया, देखिए तीसरा है इसका मान सदैव पूर्ण संख्या 1 2 3, सदैव पूर्ण संख्या 1 2 3 अथवा में होती है। ठीक है, अथवा 3 में होती है। परंतु अभिक्रिया की कोटि में क्या है कि भैया इसका मान सदैव पूर्ण संख्या या, ठीक है, पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक दोनों प्रकार में मिल सकता है, दोनों प्रकार में का हो सकता है या फिर मिल सकता है। ये हो रहा हमारा जो कि तीसरा टॉपिक। उसके बाद चौथा हमारा टॉपिक क्या है भैया, इसका मान सदैव, जो अभिक्रिया की आणविकता है, इसका मान सदैव धनात्मक होता है। परंतु इसमें क्या है भैया, अभिक्रिया की आणविकता में हमारा है कि इसका मान सदैव धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। सॉरी दोस्तों, फोन आने की वजह से हमको वीडियो को काटना पड़ा। ठीक है, तो आज एक बार इसको रिवीजन करते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने जो कि सबसे पहले इसको समझा और इसे पॉइंट वाइज भी लिखने का, जैसे बढ़ाकर भी लिखना है, तो हमने बढ़ाने के लिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट भी बताया, यहाँ पे भी वही बताया। तो इसे याद कैसे करेंगे, ऐसे देखिए समझिए। सबसे पहले अभिक्रिया की आणविकता को आप जैसे इसका नंबर 1 है, आप इसे डायरेक्ट लिखेंगे कि यह एक सैद्धांतिक मान होता है। तो उसके बाद तुरंत इसे लिखिए अभिक्रिया की कोटि में, आप तुरंत जो कि अंतर लिख रहे हैं ना, इसमें डायरेक्ट लिखिए यह एक प्रायोगिक मान होता है। ठीक है, लिखे ना, यह एक प्रायोगिक मान होता है। अब उसके बाद लिखे जिसे, यहाँ पे लिखेंगे कि जिसे यहाँ पे अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पे लिखे ना, अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। उसके जस्ट तुरंत बाद इसमें लिखेंगे कि जो जिसे वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद लिखेंगे
इसका मान शून्य नहीं हो सकता है, इसका मान जो है वह शून्य नहीं हो सकता है, जबकि अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य हो सकता है। इसके बाद आप देखेंगे, आप एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसका मान सदैव पूर्ण संख्या 1, 2 अथवा 3 होता है। यहाँ पे देखिए ना, इसका मान सदैव एक पूर्ण संख्या 1, 2 अथवा 3 होता है। इसमें क्या है भैया, इसका मान सदैव पूर्ण संख्या व भिन्नात्मक दोनों संख्या, दोनों प्रकार का हो सकता है। हमारा चौथा पॉइंट है कि इसका मान सदैव धनात्मक होता है, और इसमें क्या है कि भैया इसका मान सदैव नहीं, इसका मान धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर बहुत जल्द वीडियो अपलोड करने का प्रयत्न करेंगे। यदि आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम और भी बेहतर समझाने का प्रयत्न करेंगे या फिर याद कराने का भी प्रयत्न करेंगे। उसके पहले आप वीडियो को पीछे कर 2-3 बार देख लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।